हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज का ये वीडियो आरटीसी और एक्सो के ऊपर है कि आरटीसी और एक्सो में क्या अंतर होता है। आरटीसी और एक्सो के ख़राब हो जाने से, इन दोनों क्रिस्टल्स के डैमेज होने से, ख़राब होने से फ़ोन कैसे डेड होता है ये हम समझेंगे, और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा ये भी हम समझेंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है 1 सितंबर से। अगर आप मोबाइल रिपेयर का काम करते हो और आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स बेसिक टू एडवांस होता है, बेसिक से आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी डेप्थ नॉलेज है और ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है हमारी ऑनलाइन क्लास का। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखें। धन्यवाद जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आरटीसी और एक्सो के बारे में। ठीक है, आज के इस टॉपिक पे हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ आरटीसी और एक्सो। आरटीसी और एक्सो क्या होता है, ये कैसे दिखता है। उसके बाद हम देखेंगे ये काम कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क, और इसका काम हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या होता है और भी क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में ये लगा होता है, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय आरटीसी और एक्सो। कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है जो आरटीसी क्रिस्टल के ख़राब हो जाने पे आती है, कुछ होती है एक्सो के ख़राब हो जाने से आती है, वो भी हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरटीसी और एक्सो होता क्या है। दिखने में तो ये दोनों ही क्रिस्टल एक जैसे होते हैं। जैसे कि आपके सामने अभी यहाँ पे एक क्रिस्टल है, ये है आरटीसी। इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम क्लॉक। ठीक है, और आरटीसी की जो वैल्यू होती है ये यूनिवर्सल वैल्यू होती है 32.768 kHz। kHz का मतलब होता है किलो हर्ट्स। k का मतलब किलो, hz का मतलब होता है हर्ट्स। तो 32.7 किलो हर्ट्स की ये फ्रीक्वेंसी वाला क्रिस्टल होता है। दिखने में ये इस तरह का भी होता है और ऐसा भी होता है। और अगर आप गूगल पे जा कर के देखते हैं इसकी फ़ोटो, तो यहाँ से आपको SMD लिखना होगा। इमेज में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने प्रकार के आरटीसी होते हैं दिखने में। जैसा कि ये आप फ़ोन में देखते ही होंगे, ये माइक्रोमैक्स के फ़ोन में, सैमसंग के फ़ोन में इस तरह का लगा होता है। अभी के मॉडल्स पे ये 4 पैर वाला ज़्यादा लगता है, बाकी अलग अलग मदरबोर्ड में मैं आपको दिखाऊंगा। इस टाइप का पुरानी जो घड़ी आती थी उसमें भी अब भी लगा होता है, लैपटॉप में भी लगा होता है। तो आरटीसी हर जगह आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है, जहाँ पर भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, जहाँ पर भी डिजिटल ठीक है, वहाँ पर आपका आरटीसी लगा मिलेगा। बिना आरटीसी के कहीं पर भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है और आवाज़ क्लियर आ रही है तो मतलब बताओ मेरे को। विनय भैया आवाज़ आ रहा है? क्लियर है? ये डिजिटल DIGITL। ठीक है, इसके बाद में इसका कुछ काम होता है वो भी हम देखते हैं। लगा तो होता है हर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जितना भी आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाला सर्किट होता है, जहाँ पर डाटा कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर समय का ध्यान रखना होता है, सेकंड्स का ध्यान रखना होता है, वहाँ पर लगा होता है आरटीसी। लेकिन आरटीसी काम क्या करता है? आरटीसी ये क्रिस्टल है, और क्रिस्टल माने क्या? क्रिस्टल माने स्टोन या पत्थर जैसा कोई चीज़ होगा। ठीक है,
तो इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक स्टोन होता है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे एक कलर करके देखते हैं इस पर, ताकि आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये समझो एक ब्लू कलर का इसके अंदर एक स्टोन है। कलर तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ब्लू ले लिया है, लेकिन इसी को नहीं मानना है आपने। यहाँ पर हम वोल्टेज देंगे, वोल्टेज कुछ भी होता है, 1.8 भी हो सकता है, 2.8 भी वोल्टेज हो सकता है, ज़्यादातर 2.8 वोल्ट होता है इसमें। और जब इसमें हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर दूसरे साइड से हमको फ्रीक्वेंसी मिलती है। ये जो फ्रीक्वेंसी बनती है इसे ही हर्ट्ज कहा जाता है। और 1 सेकंड में 1 सेकंड में 32.768 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बन जाती है, इसलिए इसको 32.768 वाला किलो हर्ट्ज क्रिस्टल बोला जाता है आरटीसी। इसकी वैल्यू अगर कम होगी 32 से, अगर कम हुई 32.768 एक्यूरेट होती है, इससे अगर कम हुआ तो आपका फ़ोन हो सकता है डेड हो जाएगा, हैंग होने लगेगा और भी बहुत सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन खासकर 99% केसेस में आपका फ़ोन डेड हो जाता है अगर आरटीसी में प्रॉब्लम आती है तो। यहाँ तक आपको समझ आया? अब दूसरा जो आरटीसी होता है इस टाइप का भी दिखता है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। आप समझो इसमें स्टोन है, बस इसमें से जब करंट पास होगा तो इधर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। इसका काम सिर्फ इतना होता है। इसको आप माप नहीं सकते मल्टीमीटर से, ठीक है। आप इसमें क्या चेक कर सकते हैं वो हम देखेंगे, बट ये था आपका आरटीसी का काम। अभी हम एक्सो को समझेंगे। यहाँ पे ये एक्सो क्रिस्टल बना हुआ है, काफ़ी सारा अलग अलग तरीके का डिज़ाइन का। तो एक्सो क्रिस्टल जो है हमारा दिखने में सेम होता है आरटीसी के जैसा। जैसा कि ये वाला जो क्रिस्टल है ये सेम लग रहा है जैसे यहाँ पर आरटीसी है, ये है। और ये वाला जो क्रिस्टल है एक्सो क्रिस्टल, ये इसके जैसा लग रहा है। दिखने में ये सेम हो सकते हैं, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा एक्सो है और कौन सा आरटीसी है? ये आपको पता चलता है स्कीमेटिक देखने के बाद। तो स्कीमेटिक में भी हम समझेंगे कि कैसे इसका डिफरेंस पता चलेगा। उससे पहले MHZ क्रिस्टल इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा नहीं है, इसका वैल्यू नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है। उसका रीज़न है आरटीसी की फिक्स वैल्यू होती है 32.768, लेकिन एक्सो की फिक्स वैल्यू नहीं होती। एक ज़माने में 14 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल भी लगता था और आज के समय में 52 मेगाहर्ट्ज़ का भी क्रिस्टल लगता है। और इसके बीच में 14 मेगाहर्ट्ज़ के क्रिस्टल से लेकर के 52 मेगाहर्ट्ज़ तक का क्रिस्टल आ चुका है। लेकिन अभी रनिंग में 19 मेगाहर्ट्ज़ भी चल रहा है, 26 मेगाहर्ट्ज़ भी चल रहा है, और भी कुछ हैं जो अभी रनिंग में चल रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं लिखा। लेकिन ये सभी क्रिस्टल्स मेगाहर्ट्ज़ में होते हैं, इसलिए यहाँ पे M लिखा है, मेगाहर्ट्ज़। इसका काम क्या होता है? मेगाहर्ट्ज़ का काम होता है ये वाले क्रिस्टल का आपके CPU को फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराना, ताकि वो बाकी के जो सेक्शंस हैं उनको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करा सके। अभी फ्रीक्वेंसी क्या काम करता है ये भी देखते हैं। ये आपका CPU है। CPU को चलने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि CPU को चाहिए वोल्टेज, इसके बाद इसको चाहिए डाटा,
और इसके साथ साथ इसको चाहिए फ्रीक्वेंसी भी। इसमें से कोई भी एक चीज़ मिस होगी तो आपका सीपीयू काम नहीं करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें रिक्वायरमेंट है आपके सीपीयू की। डाटा में अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग में तो आपको सॉफ्टवेयर साइड देखना होगा, वोल्टेज में प्रॉब्लम आती है तो आपको हार्डवेयर साइड ही देखना है, फ्रीक्वेंसी में दिक्कत आती है तो आपको क्रिस्टल वाला जो साइड है वो चेक करना होगा, यानी कि हार्डवेयर ही। ये दोनों ही चीज़ें हार्डवेयर की है। और ये डाटा वाली जो लाइन है ये आपकी सॉफ्टवेयर की है। माने डाटा वाला जो प्रॉब्लम आएगा, अगर डाटा में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में इसकी प्रोग्रामिंग में, तो आप उसको सॉफ्टवेयर साइड से कवर करते हैं। लेकिन अगर इसमें वोल्टेज की प्रॉब्लम हुई या फ्रीक्वेंसी की तो ये हार्डवेयर साइड में आता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप समझ सको। ओके जी, तो अभी हम यहाँ पर इसकी थ्योरी तो पढ़ चुके हैं कि ये दिखता कैसे है, ये काम क्या करता है, लेकिन स्कीमेटिक में हम इसको कैसे खोजेंगे अब ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो पुराने मॉडल्स होते हैं हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो ये है Redmi 5A का मॉडल। अब यहाँ पे आपको मान लो कुछ भी नहीं पता, ठीक है, ये समझ के आप समझो आपको कुछ नहीं पता। अगर आपने कहीं पे कोर्स किए वहाँ पे इस एग्जाम्पल से आपको बताए होंगे तो ठीक है, लेकिन अभी आप समझो कि आपको नहीं पता है। यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है, ये 4 टांग वाला क्रिस्टल है, और सीपीयू के पास में कोई क्रिस्टल नहीं है, ठीक है, ना ही इधर नेटवर्क के सेक्शन में कोई क्रिस्टल है। ठीक, कुछ लोग इसको क्रिस्टल बोल देते हैं जो बिगिनर होते हैं। ये है आपका माइक। तो यहां पर सिर्फ एक क्रिस्टल लगा हुआ है। अब इसको हम देखते हैं लेआउट में। पावर आईसी के जस्ट बाजू में एक्सो लिखा होगा तो मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल, देखो यहाँ पे एक्सो लिखा है, इसको कॉपी करना है और स्कीमेटिक में हम पेस्ट करेंगे। ये देखो, ये क्रिस्टल का डायग्राम है। ये दिखाई दे रहा है आपको सही से कि जूम करूं? और तो ये है आपका क्रिस्टल। ये बीच में जो स्क्वायर शेप में लगा छोटा सा, ये क्रिस्टल होता है। और एक ये लाइन होती है और एक ये लाइन होती है और एक ग्राउंड होता है जो सपोर्ट के लिए होता है। अब यहाँ पर ये जो 2 लाइन है इनको देखेंगे। पहले देखते हैं हम पहली लाइन को, ऊपर जा रही है और यहाँ से आकर के ये जाती है इसमें आईसी के अंदर, PM8937 पावर आईसी में। यहाँ पे लिखा है XTAL 19M2, यानी कि ये 19 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है। और यहाँ पर लिखा है आउट, ठीक है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आउट होती है। और जो 3 नंबर की लाइन है यहाँ पर लिखा है सेम चीज़, लेकिन आगे लिखा है इन, 19 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे इन होता है, ठीक है। आउट का मतलब क्या होता है? यहाँ से लाइन जो है बाहर देता है, ठीक है। क्या देता है? वोल्टेज भी देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, PM एक्सोथर्म। PM एक्सोथर्म कहाँ गया? ये PM एक्सोथर्म। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये है TC एक्सो, थर्मल सेंस करने वाला ऑक्सीलेटर क्रिस्टल, ठीक है। एक TC एक्सो होता है और एक वोल्टेज बेस्ड एक्सो होता है। यहाँ तक आपको समझ आया तो बताओ। अभी
सिर्फ हम इसको देख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम आएगी उसको कैसे देखेंगे ये अभी हम नहीं देख रहे। अभी सिर्फ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं ओनली कि TC100 दिखता कैसे सर्किट बोर्ड में, उसको हम स्कीमेटिक में कैसे पहचानते हैं। अभी Redmi Note 6 Pro को देख लेते हैं। ये Note 6 Pro का बोर्ड है, यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है छोटा सा, और देख लो कहीं पर क्रिस्टल तो नहीं लगा हुआ है। हेलो, हाँ जी। सर ये क्रिस्टल सिर्फ सीरीज की वहाँ के सीपीयू का अंदर सेंस करता है। बस उतना ही काम करता है ये। जी, तो यहाँ पे एक क्रिस्टल है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे X लिखा हुआ है। अभी यहाँ से कॉपी नहीं होगा, कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो कॉपी नहीं होते। X501, तो इसको हम यहाँ पे मैनुअली लिख देते हैं, X501 सर्च। देखो अलग से ही पहचान आ जाता है क्रिस्टल। यहाँ पर भी थर्मिस्टर लगा हुआ है। ये एक्सटेल आउट, एक्सटेल इन, कितने मेगाहर्ट्ज का यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे हमको यहाँ पे ये तो समझ आ रहा है कि क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है। क्रिस्टल के लिए वोल्टेज भी आता है, बिना वोल्टेज के तो क्रिस्टल चलने वाला नहीं है। तो क्रिस्टल के लिए ये यहाँ पे दिख रहा है VDD XO RF CLK VREG S4, ये है वोल्टेज आपके क्रिस्टल के लिए। इस पेज में जितनी भी लाइंस आपको दिख रही है, ये सभी लाइंस इंपॉर्टेंट है आपके क्रिस्टल को चलाने के लिए और क्रिस्टल से फ्रिक्वेंसी ले करके आगे देने के लिए। इनमें से कोई भी एक लाइन में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपका फ़ोन या तो डेड हो सकता है या कोई एक सेक्शन काम करना बंद कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये BB क्लॉक की लाइन है, ये है आपके क्रिस्टल की, यहाँ से फ्रिक्वेंसी आउट होती है। यहाँ पे VREG S4A, यहाँ पे वोल्टेज इन होता है। SPMI डाटा, SPMI क्लॉक, ये CPU से कंट्रोल होने वाली लाइन है। ये अगर नहीं होगा तो भी ये सेक्शन काम नहीं करेगा, फ़ोन डेड हो जाएगा, ठीक है। ये है PS होल्ड, अगर ये रजिस्टर यहाँ से निकल जाता है तो भी प्रॉब्लम आएगी, फ़ोन डेड हो जाएगा, डायरेक्ट डेड होगा, ठीक है। सैमसंग में देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्रिस्टल है, यहाँ सैमसंग में देखो एक ये क्रिस्टल है और कहीं भी क्रिस्टल है क्या, देखो ध्यान दो। देखो यहाँ पर एक और क्रिस्टल भी है, लेकिन ये कौन सा हमको अभी नहीं पता, ठीक है। ये वाईफाई या ब्लूटूथ के लिए भी हो सकता है। चलो, दो क्रिस्टल मिल गए, एक पावर आईसी के पास और एक बोर्ड के पीछे है। तो जो पावर आईसी के पास था, यहाँ पर लिखा है OSC, माने ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर क्रिस्टल है, यानी कि ये है मेगाहर्ट्ज वाला। कॉपी कर लिया मैंने वहाँ पे, अब यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ।
ये देखो सैमसंग का जो डायग्राम होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल एंड्रॉयड से। अभी जितने भी एंड्रॉयड में हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे क्रिस्टल कैसा था, एक बॉक्स के अंदर था। इसमें कैसा दिखा रहा है, डायरेक्ट एक क्रिस्टल दे रहा है। ठीक है, तो सैमसंग का जो स्कीमेटिक है ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कई लोगों के लिए, जो प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए। यहाँ पर भी एक्सटेल इन लिखा है, एक्सटेल आउट लिखा है, इसके लिए भी वोल्टेज आएगा। ठीक है, बाकी इसको हम स्कीमेटिक में समझेंगे डेड वाले सेक्शन में। एक क्रिस्टल हमको और देखने को मिला था, वो भी देख लेते हैं कौन सा है। बस आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, सब कुछ समझ आ जाएगा। यहां पर भी OSC लिखा है, 26 मेगाहर्ट्ज इन हो रहा है यहाँ पर, मतलब आउट कर रहा है, और इधर कहीं जाकर के इन हो रहा है। मेन TC100 ये मेन क्रिस्टल है। ठीक है, ये वाला जो क्रिस्टल है ये आपका मेन क्रिस्टल है। VCC यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। ये कितने अच्छे डिटेल से समझाया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहेगा, ये कॉपी में बना भी लेना। 1.8 वोल्ट TC100 यहाँ पर इन हो रहा है, और यहाँ पर ये 26 मेगाहर्ट्ज आउट कर रहा है इस लाइन से। और यहाँ पर 2.2 नैनोफैरेड का कैप भी लगा हुआ है। 2 लाइन ग्राउंड की है जो सपोर्टिंग लाइन होती है इसकी। और ये कहाँ जा रहा है, बोट, PM, क्लॉक, JTAG, MIPI, कौन है ये, CPU है। ठीक है, UCP 3001, UCP 3001 तो उसने लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ये 2-3 हिस्से में बनाया डायग्राम को, इसलिए UCP 300 यहाँ पे लिखा UCP 300। ये है आपका CPU। तो अभी हम समझते हैं कि यहाँ पर अगर ये खराब हुआ तो क्या क्या दिक्कत आएगी। चाहे RTC हो या एक्सो हो, अगर ये खराब होता है तो सबसे पहले फ़ोन आपका डेड होता है। ठीक, दूसरा, पहला, और दूसरा आपके नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि आपका WTR, PFO ये सब फ्रीक्वेंसी बेस्ड होते हैं, इनको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मिलती है पावर IC से। अगर ये लाइन ख़राब हुई या फ्रीक्वेंसी में कोई कमी हुई तो सबसे पहले ये काम करना बंद करेगा या फिर फ़ोन डेड हो जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम आती है हैंग होने की। ठीक है, ये भी एक समस्या होती है। अब देखो, फ़ोन में जितनी भी समस्याएं होती है वो सभी किसी ना किसी कारण से होती ही है। अब ज़रूरी नहीं कि इससे ही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आई नेटवर्क की, आप RTC और एक्सो को ही छेड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी एक रीज़न होता है। आपको चलना तो स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन एक्सो के ख़राब हो जाने से या वोल्टेज एक्सो को ना मिलने से या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट ना कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो फ़ोन डेड ही होगा। दूसरे में जो प्रॉब्लम आएगी वो नेटवर्क की होगी। तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है, हैंग भी हो सकता है। चौथी दिक्कत हो सकती है कोई भी सेक्शन, कोई भी सेक्शन हो, या रीस्टार्ट भी कर सकता है। लेकिन चौथे में हम यही समझेंगे कि कोई भी सेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है अगर CPU को फ्रीक्वेंसी तो मिलेगी, ये आपके CPU को तो फ्रीक्वेंसी मिली, लेकिन CPU ने आउट नहीं किया तो भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अभी ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला जाएगा, इसलिए इसको हम डेड में पढ़ेंगे।
बाकी इस वीडियो में यानी कि आज के क्लास में हमने सिर्फ इतना ही समझना था कि एक्सो क्या होता है और आरटीसी क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, सिर्फ इतना। और दूसरी चीज़, इसमें प्रॉब्लम आने से क्या क्या प्रॉब्लम हमको दिख सकती है मोबाइल फ़ोन में। तो दो ही मेन प्रॉब्लम है, डेड और नेटवर्क की। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम समझेंगे जब हम सेक्शन वाइज मोबाइल रिपेयरिंग देखेंगे। तो आज की क्लास में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, बता दो। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताओ, क्लियर कर देते हैं। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। आरटीसी और एक्सो हाँ, ये जो एक ही चीज़ नहीं है, ये अलग अलग है। आरटीसी देखो, मेगाहर्ट्ज़ और किलोहर्ट्ज़ में बहुत अंतर होता है। आरटीसी जो होता है रियल टाइम क्लॉक है। जैसे हमको समय देखने के लिए घड़ी देखना होता है ना, वैसे ही सीपीयू को समय का मतलब कि अनुमान लगाने के लिए, समय को कैलकुलेट करने के लिए आरटीसी की ज़रूरत पड़ती है। और सीपीयू को फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए जो भी उसको ज़रूरत पड़ती है एक्सओ की। ये दोनों ही अलग अलग फ्रीक्वेंसियां हैं, दोनों का वर्किंग भी अलग है दोनों फ्रीक्वेंसी लेकिन अलग फ्रीक्वेंसी है। ये है किलोहर्ट्ज़ में और वो मेगाहर्ट्ज़ में। मतलब ये 32,000 है और ये है आपकी, मान लो कितने होती है, 10 लाख मेगाहर्ट्ज़ होती है। अब यहाँ पे 26 लग गया, तो आप इसको ऐसा समझोगे 260 लाख फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में। या फिर ऐसा समझ सकते हो 2,60,00,000 फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकंड। और ये होती है 32,000 फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में। अभी समझ आया कि, और दूसरा तरीके से बताऊं, कुछ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, स्किप नहीं करोगे। आरटीसी 22 मेगा है, 32.768। हाँ, ये कॉपी में आपको लिखना है, मैं आपको ये भेज दूंगा, इसके नोट्स आपको बनाना। हाँ 32.78 किलोहर्ट्ज़। जी, एक डिजिटल का मेगाहर्ट्ज़ में होता है, मेगा मेगाहर्ट्ज़ में होता है। हाँ, ये मेगाहर्ट्ज़ में होता है। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जनरेट करके पावर को देता है, पावर आपके सीपीयू को देता है। इस चीज़ को बूट सीक्वेंस में हम समझेंगे आगे जा कर के, जब डेड मोबाइल रिपेयर करना सीखेंगे, ठीक है, तो हम बूट सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। इन बस इतना ही। अभी देखो, सीपीयू के डेड होने का कितना रीज़न होता है, सीपीयू के डेड होने का 3 रीज़न होता है, एक वोल्टेज, दूसरा डाटा, तीसरा फ्रीक्वेंसी। ये 3 चीज़ नहीं मिलेगी सीपीयू डेड है, ठीक। फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके आप नोट्स बना लेना, मैं इसका अभी आपको भेज दूंगा, इसको सेव करके। बाकी और कोई प्रॉब्लम इसमें, विनय भैया, कोई दिक्कत परेशानी? विनय भैया जैसा स्टूडेंट होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं किसी सब्जेक्ट में, कोई टॉपिक में। हाँ, कीपैड में पुराने मॉडल्स में लगा होता था, उसमें दिक्कत ये ज़्यादा करता था ये। चेंज कर दो ठीक हो जाता है, या थोड़ा हीट कर दो तो भी ठीक हो जाता है। वही उसका सब कुछ होता है, पावर, सीपीयू, सारा कुछ वही संभालता है एक आईसी उसमें। बाकी कोई चीज़ कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हो अभी, और पिछली क्लास का भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी पूछ सकते हो।
हाँ जी। सर वो पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो ट्रांजिस्टर और MOSFET, जी। ये दोनों का काम एक ही है। ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में देखो, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को आपको बस इतना ही जानना है। ट्रांजिस्टर पूरा नहीं लिख रहा, टी टी माने ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसके दो हिस्से कर लो, एक है बीजेटी और दूसरा है मॉसफेट। अब बीजेटी लगा हुआ है अगर हमारे सर्किट में, ठीक है, तो बीजेटी लगा है तो इसमें प्लस और माइनस की लाइन होगी। जो पॉजिटिव लाइन होगी उसको हम बोलेंगे वीसीसी, और वीईई लगा होगा मतलब लिखा होगा तो ये है माइनस की लाइन। इसको आप समझ सकते हो ग्राउंड की लाइन भी हो सकती है, और ये वोल्टेज की लाइन होगी पॉजिटिव। और अगर मॉसफेट लगा है तो पॉजिटिव लाइन को हम बोलेंगे वीडीडी और नेगेटिव लाइन को बोलेंगे वीएसएस। सिर्फ इतना आपको याद रखना और कुछ भी नहीं इसके बारे में। अगर आईसी में कहीं पर पॉजिटिव की लाइन है तो वहां पर आपको वीडीडी देखने को मिलेगा। अगर वहां पर लगा है, ये देखो वीडीडी लिखा है, वीडीडी 18 आरटीसी यानी कि 1.8 आरटीसी लिखा है। वीडीडी का मतलब है यहां पर कि इसके आईसी के अंदर में लगा है आपका मॉसफेट। अगर वीसीसी कहीं पर लिखा होगा तो लगा होगा अंदर में बीजेटी। अब यहां पे भी वीडीडी है, वीसीसी भी यहां पे लिखोगे तो आपको मिल जाएगा वीसीसी, कहीं पर भी लगा होगा। ये देखो वीसीसी, क्रिस्टल के अंदर ही वीसीसी लगा है, माने बीजेटी लगा है, ठीक है। ये क्रिस्टल है ना, ओएससी माने ऑक्सीलेटर क्रिस्टल 26 मेगाहर्ट्ज, यहां पर लगा है आपका वीसीसी। माने वीसीसी लगा है मतलब क्या है, देखो ये वीसीसी है, वीसीसी मतलब क्या है बोलो, बीजेटी, हाँ बीजेटी। जी। बस इतना ही समझना है, नोट्स बनाओ, उसको डेली पढ़ो। जैसे हम रोज सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा करते हैं, वैसे ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 दिन में आपको जो नोट्स लिखाए गए हैं ये भी 10 से 15 या 20 पेज के होंगे। इसको आपने रोज सुबह उठ करके पढ़ना है, सोने से पहले पढ़ना है, डेली पढ़ो। जब तक क्लास चल रही है 1 महीने डेली पढ़ो। इसके बाद में 1 महीने में आपको तो इतना रटा जाएगा, ये सारी चीज़ें इतनी समझ आ जाएंगी, जब आप फ़ोन रिपेयर करने बैठोगे कॉपी भी आपको खोलना नहीं होगा। तब आप कॉन्फिडेंस के साथ रिपेयर कर सकते हो 1 महीने के बाद ही, या अभी ही रिपेयर कर सकते हो रोज़ अगर पढ़ोगे तो। और इतनी मेहनत अगर आप खुद से कर लेते हो तो आपको कोर्स करने के लिए यहाँ पे ऑफलाइन भी नहीं आना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाते, उसको पढ़ते नहीं हो, तो आपको ज़रूर आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल करने के लिए आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थियोरिकल करने के लिए अगर आप आ रहे हो तो आपने थोड़ा कहीं ना कहीं आपने कमी छोड़ दिया है, भले वो नोट्स बनाने में हो या सेल्फ स्टडी करने में हो, कमी तो छोटी है, ठीक है। तो ये सभी आप नोट्स बना लोगे, मैं आपको अभी इसका भेज दूंगा, ठीक है। कल सैटरडे है, आपके बाकी के जो डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे, और उसमें हम कैसे बूस्ट वोल्टेज बनता है, बक वोल्टेज बनता है, वो हम देखेंगे कल की क्लास में। बाकी आज का कोई और डाउट है बताओ। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा अभी तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए बाकी चीज़ों को हम बूट सीक्वेंस के लिए रखते हैं। इतनी चीज़ों को अभी आप पहले याद करो, बाकी स्कीमेटिक्स में खुद से प्रैक्टिस करो, देखो एक्सो क्रिस्टल को, और जब हम बूट सीक्वेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि कैसे एक्सो काम करेगा, कैसे वोल्टेज डाटा, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
तो आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। अगर कोई सवाल हो पूछ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हेलो। हाँ जी। जी। मोबाइल आया था ना थोड़ा। अच्छा।